हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज लास्ट लेक्चर है लेबर कॉस्टिंग का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड्स और कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा आप लोग का, और कुछ बाकी नहीं है मेरे हिसाब से। देख लो एक बार, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कॉस्टिंग के लिए जो भी आपको था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। फाइनेंस अभी एक टॉपिक रह गया तुम्हारा, वो है कंपनी फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट। मतलब इसके बाद फाइनेंस, टैक्स खत्म। जो पढ़ा रहा हूँ वो टैक्स वो लास्ट ही पार्ट है। मतलब नहीं, ओवरहेड्स कंटिन्यू होगा। ओवरहेड्स कंटिन्यू होगा और साथ में एफए कंटिन्यू होगा। टैक्स स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि टैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी टोटल इनकम पे आ गया, मतलब खत्म है। अभी तुमको खाली एक बार रिवीजन ही करवाने का। अभी एफए और कॉस्ट का लेक्चर्स होंगे बेटा, ठीक है। अभी 23 से तुम्हारे एग्जाम्स आ गए, तो ये सितंबर के महीने में ट्राई कर रहा हूँ 20-25 तारीख तक तुम्हारा पूरा खत्म करके रिवीजन ले लो। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। लाइव लेक्चर्स लेने का रहेगा मेरे को, तब मैं अक्टूबर के मंथ में लाइव लेक्चर्स ले लूँगा। 10-12 दिन लाइव चले जाऊंगा, तो उस टाइम पे तुम्हारा पूरा रिवीजन करवाऊंगा। मोस्टली पास्ट पेपर्स के सम्स का रिवीजन रहेगा। रिवीजन में पूरा नहीं होता है, पास्ट पेपर के सम्स का रिवीजन लूंगा मैं, वो लाइव में वही पढ़ाऊंगा मैं। मतलब 2 साल के पास्ट पेपर या 3 साल के पास्ट पेपर अपन सॉल्व करेंगे। वो हो सकता है एफए का लाइव में 3 दिन एफए लाइव ले लूँ, 3 दिन कॉस्ट लाइव ले लूँ, 3 दिन टैक्स लाइव ले लूँ, और इसमें 3 पेपर सॉल्व करेंगे। 3 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम लगे वैसा। समझ में आया? पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट सब वही बता दूंगा। वो डिपेंड करता है बेटा, अभी थोड़ा जल्दी लेट वो टाइमिंग जैसा डिसाइड होएगा वैसा। घर पे से देख लो लाइव, इधर ऑफलाइन नहीं अटेंड करने का तो घर पे से जो भी XYZ मैं ट्राई करूंगा, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। लेबर कॉस्टिंग अगर अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई फिर तुम देख लेना क्या करने का है। जहां तक मुझे मालूम है आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए: टाइम, पीस एंड कॉम्बिनेशन। इंसेंटिव्स तो भाई अलग ही प्लान है जो आर्ली बेसिस पे काम करता है। कॉम्बिनेशन भी आर्ली बेसिस पे काम करता है। खाली उसने यूनिट कब दिया है? जब अबाव स्टैंडर्ड चले जाते हो तो। यूनिट पे टेलर और मेरिट बैठे हुए, टाइम पे सिंपल टाइम एंड ओवर टाइम वाले सम्स। आज जो हम लोग लेबर कॉस्टिंग करने वाले ये है कैलकुलेशन ऑफ रेट पर आवर एंड रेट पर यूनिट। मैंने आपको क्लियर बताया था, ये सारी सम्स आपके हो चुके। लास्ट सम हमने शायद ये वाला कंप्लीट किया था, जिसमें स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट ये कंप्लीट किया था। टेलर, मेरिक, इमर्सन, गैंट और एलसे बर्ट, ये सब चीज हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे एक करेक्शन करवाया था मैंने। ये सम हमने लास्ट सम किया है, बराबर है। आज हम करने जो जाने वाले हैं इसके अंदर हम कैलकुलेशन का ये स्टेटमेंट, एक्चुअल में स्टेटमेंट कोई ऐसा प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। अब तक जितने सम से मैंने बोला 3 चीज ढूंढने का: स्टैंडर्ड यूनिट, रेट पर यूनिट एंड रेट पर आवर, बोला था ना। तो इस क्वेश्चन में आपको कितना उसको पे करने का वो दिया है। नॉर्मल वेजेस कितना दिया, डियरनेस अलावेंस है, बोनस है, अदर अलावेंसेज है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लीव सैलरी, एक्सपेंडिचर ऑन बेनिफिट, इन सब का टोटल करके उसको टोटल कितना पैसा दिया ये पहला फाइंड करने का। और वो पैसे को हमको यूनिट और आर से डिवाइड करके रेट पर यूनिट एंड रेट पर आर फाइंड करना है। जो भी तुम्हारा टोटल लेबर का आएगा उसमें आपको वर्किंग आवर्स दिया रहेगा और आउटपुट दिया रहेगा। तो अपने को फाइंड करना लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। बस यही है डिफरेंस और कुछ भी नहीं। इधर हेल्थ से रोवन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो बोलेगा नॉर्मल वेज कैलकुलेट करो, हेल्थ से का फॉर्मूला अप्लाई करो। इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं करेगा वो आपको। नॉर्मल वेज अपन कैसे कैलकुलेट करते थे भाई? हेल्थ से के हिसाब से उसका पगार इतना आ रहा है, वो नॉर्मल वेज था। तो इधर आपको डायरेक्टली सब चीजें दी जाएगी, आपको उसका टोटल निकालना है, वर्किंग आवर्स कितना है वो निकालना है, और आउटपुट कितना है वो निकालना है, डिवाइड करके लेबर कॉस्ट पर आवर एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है स्टेटमेंट में लिख के। क्यों स्टेटमेंट में लिखना है? बिकॉज इतनी सारी चीजें दी गई है, तो आप इसको स्टेटमेंट में प्रेजेंट करोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा आएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। आज लास्ट लेक्चर में जितने इस टाइप के सम्स कवर कर सकते हैं अपन कवर करेंगे।
ठीक है। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं इसमें पेज नंबर है 167, डायरेक्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन बाद में। चलो आ गया 22। बेसिक पे 7 लाख टोटल मिल रहा है, मतलब इनकम हुआ उसका। लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई ₹2 लाख। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर वॉज 40,000। जरा ध्यान देना, कुछ तो गड़बड़ है। लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई, मुझे 2 लाख रुपया मिला, मेरे बॉस ने दिया, जिसमें से मैंने पे कितना किया है, अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज कितना है, ये मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 2 लाख रुपया दिया रहने के लिए, उससे मेरा खर्चा कितना हो गया, तो मेरा इनकम कितना हुआ, 1,60,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना, मेरे लिए इनकम ही है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का नहीं। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000, मेरे बॉस ने मुझे, मतलब मैं जिधर काम कर रहा हूँ, हमारे जैसे अभी सैलरी में अपन ने देखा था वैसा ही मेरे को मेडिकल का पैसा मिला, मेरे लिए तो इनकम ही है ना, तो मेरे इनकम के अंदर, इसके अंदर अलाउंसेस के अंदर ऐड हो जाता है। फिर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ एन एम्प्लॉयर्स फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ये भी मेरा इनकम हुआ। फेस्टिवल बोनस 20,000, ये भी मेरा इनकम है। फेस्टिवल का एडवांस मिला, ये भी मेरा इनकम है। कंप्यूट टोटल एम्प्लॉयर कॉस्ट, कहीं पे ऐसा बोला लेबर कॉस्ट पर आवर या लेबर कॉस्ट पर यूनिट नहीं, खाली खर्चा कितना मिल रहा है वो फाइंड करना है। बेसिक पे मिल रहा है, लीज रेंट मिल रहा है, 2 लाख में से 40 माइनस किया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए 75,000, मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000, 19,000 का कुछ फेस्टिवल बोनस कुछ मिला अपने को, और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस मिला है। फिर फेस्टिवल बोनस कितना मिला, 20,000। फिर एडवांस कितना मिला है, फेस्टिवल एडवांस 30,000, तो गड़बड़ किया है यहाँ पे, जरा एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो इधर कुछ लिखा है क्या। फेस्टिवल बोनस दिया 20,000 दिया है, हाँ, तो उसने एडवांस लिखा नहीं, बिकॉज एडवांस आपके पार्ट ऑफ सैलरी के अंदर नहीं है। लीव सैलरी बेस्ड ऑन नॉर्मल बेस एंड एडवांसेस जो हो गए सिटी कंपेंसेटरी, एडवांस आपके पार्ट्स में नहीं है, इसके लिए इधर एडवांस लिखा नहीं गया है। तो टोटल सैलरी करो कितना आ रहा है इसका कॉस्ट, 10 लाख, बस दैट्स इट, अपने को इतना ही निकालना है। अगर अपने को वर्किंग आवर्स दिया रहता तो हम क्या करते, जो भी खर्चा आया है उसको वर्किंग आवर से डिवाइड करते, तो अपने को लेबर कॉस्ट पर आवर आ जाता। समझा क्या होने वाला है, अरे हाँ, सेकेंड सम पे जाते हैं, कैलकुलेट बस इतना ही करना था। हाँ हाँ, नहीं हो गया सम। कम कैलकुलेट नॉर्मल ओवर टाइम। अब यहाँ पे आपका दिमाग, जो पहले अपन लेबर को पगार देने का है, फॉर एग्जांपल करण को बिठाया, बोला करण को बोला मैंने, भाई देव का सैलरी कैलकुलेट कर, वेजेस कैलकुलेट कर, लेकिन देव का काम थोड़ा करने का स्टाइल अलग है, बोला ठीक है सर मैं कर दूंगा कैलकुलेट। बोला कैलकुलेट नॉर्मल ओवर टाइम and total wage payable to the worker from particular given information। मंडे उसने कितने आवर्स काम किया है, ट्यूसडे, इधर इंफॉर्मेशन दिया नहीं, हमेशा याद रखो सैटरडे जो भी तुम्हारा वर्किंग होता है उसका हाफ लिया जाता है। आपको इधर पैराग्राफ एक बार क्वेश्चन रीड करो तो कुछ तो रहेगा, और इधर लिखा नहीं है, अगर मेरे को टेक्स्ट बुक देंगे ना तो मैं पढ़ लूंगा, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, डायरेक्टली सॉल्यूशन है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज इक्वल्स टू 8 पर डे, मतलब नॉर्मल वर्किंग, एक इंसान नॉर्मल डे में 8 घंटा ही काम कर सकता है। नॉर्मल रेट हमको उसको कितना देने का, 50 रुपए। अगर नॉर्मल डेज पे काम कर रहे हो तो पर आवर का हम तुमको कितना पे करेंगे, 50 रुपए पर आवर का पे करेंगे। ओवर टाइम के बारे में बोला है, अगर अप टू 9 आवर्स पर डे तो सिंगल रेट, मतलब जो रेट दे रहे थे उतना ही रेट देंगे, लेकिन वही जगह पे अगर 9 आवर्स से ज्यादा आप काम करते हो तो आपका जो रेट हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। मतलब 8 घंटा नॉर्मल पगार, 8 से 9 घंटे पे आ जाओगे तो भी एक दिन का पगार मतलब 50 रुपीज ऐड हो जाएगा, लेकिन 9 से 10 पे आ जाओगे तो आपको जो 50 दे रहे थे उसका डबल होके कितना हो जाएगा, 100। समझा। तो मैंने करण को बोला करण देव है, उसने ऐसा ऐसा काम किया है और नॉर्मल उसको 50 घंटे का, मतलब एक आवर का 8 रुपया देने का है, एक घंटे का 50 रुपया देने का है, और एक दिन में 8 घंटा काम करता है। अगर वो 8 घंटे से 9 घंटा मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है तो उसका भी 50 ही एक्स्ट्रा देने का है, लेकिन उसका वो डबल कर देता है, मतलब 10 घंटा काम करता है तो उसका पगार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
डबल हो जाएगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा किया तो। अरे समझा। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है, खाली सैटरडे को कितना आएगा 4, सैटरडे को कितना आएगा 4, हाफ होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली सैटरडे हाफ डे होता है, बट इधर कुछ बोला नहीं है, 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में शायद लिखा रहेगा, लिखा है क्या, दिया है ना, सैटरडे आवर्स वर्क दिया है, 4 आवर्स उसने काम किया, चलो ठीक है कोई नहीं। आवर्स वर्क इसने नॉर्मल वर्किंग 8 8 8 8 है, 10 आवर्स काम किया, 9 आवर्स काम किया, 8 आवर्स काम किया, 12 आवर्स काम किया, 9 आवर्स काम किया, 4 आवर्स काम किया। नॉर्मल वर्किंग कितना है 8 8 8, इसने कितना काम किया वो दिया है। अब नॉर्मल रेट 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए इधर मिलेगा, इधर 4 क्यों, क्योंकि सैटरडे को हाफ रहता है, तो नॉर्मल वेज हम इसको 8 8 के हिसाब से देंगे। सिंगल रेट में यहां पे कितने आवर्स काम किया इसने, 10 घंटा, मतलब अभी सिंगल तो इधर इधर कुछ भी नहीं, देखो 10 घंटा है तो 9 घंटा मतलब 1, 9, तो इधर भी एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर मिलेगा क्या, इधर एक एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर एक एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, नहीं। डबल में 10 घंटा मतलब 1 घंटे का एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर कोई एक्स्ट्रा नहीं, इधर कोई एक्स्ट्रा नहीं, इधर 9 के बाद 10 11 12, 3 घंटे का एक्स्ट्रा मिला, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बाउंसर गया, बाउंसर गया, सिंगल को बाउंसर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन देव ने 10 घंटा काम किया, 8 घंटे का तो 50 मिलेगा, 8 से 9 घंटा मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा किया, ये सिंगल रेट पे 50 रुपया। फिर 9 से 10 घंटे तक काम किया तो इसको कितना डबल रेट देना पड़ेगा, डबल मतलब, तो मैंने ऐसा लिखना चाहिए था, ये लोग ने ऐसा दिया है, 10 घंटा काम किया है तो 8 घंटे का तो नॉर्मल, 9 घंटे के लिए सिंगल रेट, और 10 घंटे का मतलब 1 घंटा और है, तो 1 ही घंटा काम किया ना एक्स्ट्रा उसने, 10 घंटा टोटल काम किया, 8 घंटे का नॉर्मल, 9 घंटे का एक ही रेट मिलेगा, और इधर डबल रेट मिलेगा, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। इसको 9 आवर्स काम किया, 8 घंटे का तो नॉर्मल पगार मिलेगा, 1 सिंगल रेट मिलेगा, इधर कोई भी रेट मिलेगा क्या, क्योंकि टोटल 9 आवर्स ही काम किया है, ऐसा देखो, अभी समझा। कितने आवर्स काम किया, कोई सिंगल कुछ डबल नहीं, कितने आवर्स काम किया, 12 घंटा काम किया, 8 घंटे का तो पूरा पगार मिलेगा, 9 घंटे के लिए एक ही, अब 9 घंटे के ऊपर कितना काम किया, 10 11 12, ये 3 घंटे का उसको डबल पगार मिलेगा। अरे समझा अभी, 9 घंटा काम किया, 8 घंटे का 4 घंटा काम किया, टोटल 8 घंटा काम किया, बराबर है, टोटल 8 घंटा है, 4 घंटा काम किया, नॉर्मल वेज 4 आवर्स के लिए मिलने वाला है, कोई सिंगल कोई डबल कुछ भी है क्या, नहीं। तो अब मैं टोटल करता हूं और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 3 4 5, 5 8 40 प्लस 4 44 आवर्स, सिंगल नॉर्मल रेट पे 44 आवर्स का 50 के हिसाब से उसका पगार कितना, 1 2 3 4 आवर्स सिंगल रेट पे जाने वाला है, इंटू 50, 1 और 3 4 आवर्स डबल रेट पे जाने वाला है, मतलब उसका पगार कितना होने वाला है, 2200 प्लस 200 प्लस 400, समझा या बाउंसर गया, पक्का, तो उसका पगार 2000। आप एक एक दिन का कैलकुलेट करके दोगे तो भी सेम, ये टेबल के फॉर्मेट में आपको जैसा इजी लगता है वैसा कैलकुलेट करो। भाई मंडे का मेरे को पगार निकालने का है, 8 इंटू 50, 1 इंटू 50, 1 इंटू 100, मंडे का पगार 8 9 10 घंटे का पगार, फिर ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फिर टोटल करके करने का है तो भी चलेगा। ये प्रेजेंटेशन आपके ऊपर, आप कैसा प्रेजेंट करना चाह रहे हो। ये मंडे का पगार 10 घंटे का मैंने कैलकुलेट किया है, अरे समझा क्या, कोई इसका एक सिस्टम नहीं है कि ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, जैसे लेजर कंपल्सरी, लेजर नहीं है, ये अपन ने ऐसा बस आंसर प्रेजेंट हो इसलिए ऐसा किया है। ओके चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं, अभी जो अभी हमने स्टेटमेंट किया था वैसा ही, अ वर्कर इज पेड 100 पर मंथ एंड डियरनेस अलावेंस 200 पर मंथ, प्रोविडेंट फंड इज 8.13%,
एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉय। सबसे पहला उसको पगार कितना मिल रहा है? 100 रुपया पर मंथ। पर मंथ तो साल भर में कितना? 12 महीने का पगार 1200 रुपये। अरे हाँ, फिर डियरनेस अलावेंस मिल रहा है 200 रुपया पर मंथ। फिर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना? 1/3 का मतलब 8.33%। अब ये 8.33% किस चीज का कैलकुलेट होगा? उसका सैलरी का। बेसिक सैलरी कितना है? 1200। 1200 का 8.33%। 100 का भी कर सकते हैं। 100 का 8.33 फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करने का, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा। 100 का 8.33 इंटू 12 करो तो भी, या 1200 का डायरेक्टली निकालोगे तो भी। अरे समझा? 99.99 रहेगा, 100 कर दिया है। अरे समझाइए। चलिए, प्रोविडेंट फंड के बाद एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 1/2 ऑफ वेजेस। मतलब एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक्सपेंस होगा, इनकम होगा क्या? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आगे बोला है ऑफ विच हाफ इज पेड बाय एम्प्लॉयर। यहां पे एम्प्लॉयर रहेगा, ऐसा कुछ है, पढ़ लो। टेक्स्ट बुक में करेक्शन है यहाँ पे इसमें, बट आपके बुक में रहेगा। लाओ मैं पढ़ लेता हूं। कौन सा सम है? पेज 166 पे ना। देखो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 1.5% ऑफ द वेजेस ऑफ विच हाफ इज पेड बाय द एम्प्लॉय। मतलब मेरे एम्प्लॉय ने सिर्फ आधा ही पैसा भरा है, तो बाकी 1% किसने भरा रहेगा? बॉस ने। ऐसा ही लिखा है यहाँ पे, देखो वापस पढ़ता हूं, सुनो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसे कहते हैं ESIC। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर हम प्रीमियम कंट्रीब्यूट करें कितना? 1.5%। इसमें से आधा % जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन भर रहा है? एम्प्लॉय भर रहा है, सिर्फ आधा ही भर रहा है, जबकि 1.5% कंट्रीब्यूशन है। तो अरुण, इसका मतलब जो 1% है वो कौन भर रहा रहेगा? मेरा बॉस भर रहा रहेगा। और जो 1% वो भर रहा है वो मेरा इनकम है। किस चीज का? पगार का। तो यहाँ पे ESIC 1200 है, उसका 1% मेरा इनकम यानी कि 120, सॉरी 12 आएगा। हाँ बराबर ना? अरे समझा? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 ऑफ 8 आवर्स ईच। 300 आवर्स है एक साल में काम करने का, और पर डे कितना? 8 आवर्स काम कर रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, 300 क्या बोला है? डेज। और पर डे हम कितना काम कर रहे हैं? ऑफ 8 आवर्स ईच। आउट ऑफ दिस वर्कर इज एंटाइटल फॉर 15 डेज लीव ऑन फुल पे। आप छुट्टी कर लो चलेगा, आपको पगार मिलता रहेगा। तो हम 300 दिन का कैलकुलेशन करेंगे या छुट्टी माइनस करने के बाद का कैलकुलेट करेंगे? छुट्टी तो लेंगे ही ना भाई, 15 दिन छुट्टी है, जा पगार पूरा मिलेगा। मतलब जो भी पगार मिल रहा है वो 300 दिन के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि 15 दिन का भी पेड लीव ही है ना, तो पेड लीव को काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसने 300 दिन काम नहीं किया। कितने दिन काम किया है? ये समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। इट इज अ फर्म प्रैक्टिस टू पे 2 month वेज एज बोनस। बोनस भी देते हैं लोग। बोनस कितना देते? 2 महीने का पगार। पगार तो 100 रुपया था, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200। टोटल कितना हो गया? क्या कैलकुलेट करने बोला है? कैलकुलेट वेज रेट पर आर। टोटल कॉस्ट नहीं बोला था, ये तो कॉस्ट हो गया, अपने को पर आर निकालना है। तो 285 डेज। अरे हाँ, 285 डेज अभी बताया। 8 घंटा काम कर रहा है, तो टोटल कितना आवर्स काम कर रहा है साल भर में? 2280 आवर्स काम कर रहा है वो। अरे हाँ, और उतने आवर्स का मैं उसे 3000 रुपया पे कर रहा हूं,
तो रेट पर आवर कैसे निकलेगा, कितना पे किया 3912, कितने आवर्स के लिए, समझा, 3912 डिवाइड बाय 2280, 1.71 पर। अगर पर यूनिट होता तो यूनिट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो हम यूनिट से डिवाइड करते। समझा सम कैसा है? हाँ, एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय का नहीं। समझा ये? पेज 167 पे फोर्थ सम। ऐसे ही समझे, अभी बता रहा हूं, ऐसे ही समझे। सारे सम जो आज अपन कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी के सम्स है, और इतना ही है लेबर कॉस्टिंग में, और कुछ नहीं है। हेल्थ रोवन एंड दिस पार्ट, दो ही पार्ट है सैलरी। ओके, नेक्स्ट, following data are prepared in the statement for the cost per day of 8 hours engaging in a particular type of labor. मंथली सैलरी जिसके अंदर बेसिक डियरनेस अलावेंस दोनों मिला के कितना है, 200 रुपए। चलिए बेसिक प्लस डियरनेस 200 रुपए डाल दिया। लीव सैलरी पेबल टू द वर्कर 5% ऑफ द सैलरी, सैलरी है 200, 5%। अरे हाँ, फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% ऑफ द सैलरी, आइटम ए एंड, तो देख लो भाई, कैलकुलेट कर लो। 210 का 16.8, 210 का 8% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। इधर स्पेसिफाई किया था कि जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर सैलरी, डियरनेस और लीव तीनों को लेना है, नहीं तो सैलरी और डीए ही लेते हो। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसआई स्टेट इंश्योरेंस 2.5% ऑफ सैलरी, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड होना चाहिए। मतलब 210 का कितना परसेंट, 2.5%। तो कितना आ रहा है 210 का 2.5%, 5.25। अरे समझाइए। फिर और क्या है, एक्सपेंडिचर्स ऑफ एमिनिटीज जो मेरे बॉस ने मुझे पे किया है 17.95 पर हेड पर मंथ, 17.95। अरे समझा? हाँ, और कुछ है, टोटल करो कितना है, टोटल टोटल 250। अब जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर मंथ इज 200। वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन पर मंथ में हम कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 200। 200 डिवाइड बाय 8 करूंगा अगर मैं, तो पर डे मिल जाएगा कितना, क्या मिला ये, पर डे। समझ में आया क्या? एक महीने में अगर मैं 200 आवर्स काम कर रहा हूं तो पर डे में कितने आवर्स काम कर रहा हूं, सर 8, उसने बोला 8, तो इधर फिर इधर ऐसा देना नहीं चाहिए था। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर मंथ, तो इस हिसाब से अगर मैं 8 घंटा काम कर रहा हूं, कितने आवर्स, 8 घंटा अगर मैं काम कर रहा हूं, 200 दिन के लिए अगर काम करता हूं, 200 दिन के लिए, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो मैंने क्या किया, 200 आवर्स काम कर रहा हूं अगर एक महीने में, और 8 घंटे का ये, तो इस हिसाब से मैं कितना दिन काम कर रहा हूं, सिर्फ 25 दिन काम कर रहा हूं, 30 दिन काम नहीं कर रहा हूं। अगर 30 दिन का कैलकुलेशन लेने जाओ तो 30 इंटू 8, 240 आवर्स काम होगा मेरे से, जबकि मैंने आवर्स कितना दिया है, तो उस हिसाब से मेरा वर्किंग डेज कितना है, तो मैंने डेज फाइंड किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द डेटा, पेपर कहाँ गया भाई, टाइप कॉस्ट पर डे, पर डे बोला है, पर आर नहीं, पर यूनिट नहीं, इसलिए मैंने पर डे फाइंड किया। कैसे, तो 250 रुपया टोटल खर्चा है, और कितने डेज, 25 डे। कैसे आया, 200 आवर्स डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, उस हिसाब से 25 दिन ही मैंने काम किया है। 25 दिन का, एक दिन का 8 आवर्स है, तो इस हिसाब से 200 आवर्स अ डे आ जाएगा मंथ में। समझा ये? क्या अभी भी बाउंसर गया है? पक्का? नेक्स्ट सम ले लेता हूं, छोटे छोटे सम्स है, इसके लिए फटाफट वाइंड अप करता हूं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। From the following information available, you are required to calculate wages rate bill as well as total wages cost, rate bill and cost. As per the time card, gross earning of the workman is rupees 3 lakhs.
चलिए इनकम दे दिया है 3 लाख। द वेरियस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अर्निंग आर एज अंडर। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 25,000 डिडक्ट कर दिया 25,000। तो डिडक्ट क्यों कर रहे हैं? ग्रॉस अर्निंग है, उसमें से मैंने किधर किधर कंट्रीब्यूट किया सब माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरा इनकम कितना हुआ है। नहीं, एज पर द टाइम कार्ड ग्रॉस अर्निंग ऑफ द वर्कमैन, अर्निंग तो मालूम है 3 लाख रुपया है, हम अर्निंग ही फाइंड कर रहे थे तो ये तो दिया हुआ है। लेकिन उसने बोला द वेरियस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अर्निंग, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अर्निंग क्या क्या हुआ था। तो भाई ग्रॉस डिडक्शन में एम्प्लॉय का 25,000, फिर 4,000 एडवांस लिया था, फिर कॉर्पोरेशन ड्यू लिया था, फिर कैंटीन चार्जेस, टोटल ले लो कितना आ रहा है, और इनकम टैक्स टोटल कितना आ रहा है देखो 25, 30, 49,000। तो 3 लाख में से अगर 49 माइनस कराओ 2,51,000 इज माय नेट वेज बिल। समझा? ये बाउंसर गया, समझा? अब वेजेस बिल टोटल कितना बिल मेरे को आया था 3 लाख। इसमें इन सब में मेरे को क्या क्या कंसीडर करना है मेरे इनकम में। पहला था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मैं लेता हूं मेरे कैलकुलेशन में, हाँ सर। तो 3 लाख में मैंने ऐड किया प्रोविडेंट फंड कितना, फिर ईएसआई यस सर आने वाला है, एडवांस लेते, कॉर्पोरेट ड्यूज लेते, कैंटीन चार्जेस, इनकम टैक्स, तो इधर मेरा टोटल आ जाएगा 3 लाख प्लस 25 प्लस 8 3,30,000। समझा क्या किया मैंने? ये कैलकुलेशन में मैंने कैलकुलेट किया नेट वेजेस बिल, और इधर मैंने कैलकुलेट किया लेबर का इनकम। दो कैलकुलेशन समझ में आया? ये जो कैलकुलेशन है ये मेरा वेजेस बिल कितने का बना, टोटल मेरा इनकम था 3 लाख, 3 लाख के अंदर मैंने ये सब चीजों का जो डिडक्शन दिया था वो सब निकाल दिया, तो एक्चुअल मेरा वेजेस कितना आ रहा था कंपनी का 2,51,000 बराबर। अब लेबर को कितना मिल रहा है, तो लेबर को मैंने टोटल 3 लाख दिया था, उसमें मुझे उसको एम्प्लॉयर का फंड जो प्रोविडेंट फंड वो भी देने का है, ईएसआई भी देने का, तो लेबर को टोटल कितना पे करने का, 3,33,000। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट वेज रेट बिल एंड टोटल कॉस्ट ऑफ वेजेस। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ द वेजेस आया और ये वेजेस बिल आया। नहीं समझा? कौन सा 4,000 का, 8,000 ही तो है ना, किधर अमाउंट चेक करो ना बेटा, कुछ तो रहेगा, फिर बुक दिखा दो ना मेरे को, कुछ करेक्शन रहेगा इसके लिए, मैंने तो अमाउंट भी देखा नहीं। कौन सा सम है? सम नंबर 26। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ है 25 और ये 4, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है बेटा, कुछ सुना क्या? यहाँ पे ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है 4,000 और 8,000 में। इनकम टैक्स, हाँ वही तो बोल रहा है, एक ईएसआई एक 4,000 लिखा है ऊपर, नहीं इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 25,000, ईएसआई रहेगा 4,000। तो अगर 4,000 दिया तो आप 4,000 ही लिखोगे, यहां पे भी 4,000 ही लिखोगे, ठीक है? इसका डबल नहीं करने का है क्योंकि कोई परसेंटेज दिया नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो जितना आप करते हो इक्वल अमाउंट बॉस भी करता है, तो उसका वो डबल कर दिया है, इधर डबल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ करेक्शन रहेगा वो, ठीक है? नेक्स्ट सम पे जाते, ध्यान देना। लेक्चर है क्या किसी का? है शायद, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। उसको सोने दे बेटा, वो सोने आए। सैलरी भावेश चलता है, सैलरी दिया है, डियरनेस अलाउंस, कंट्रीब्यूशन, बोनस, अदर अलाउंस, छोटा सा सम है, फटाफट होगा, ध्यान देना। वेजेस 2500 पर मंथ, 12 महीने का,
डियरनेस 5250 पर मंथ 12 महीने का. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8% ऑफ सैलरीज एंड डीए. सैलरी है 2500, डीए है 5250, दोनों को प्लस करोगे 7750, उसका 8% निकालो. 7750 का 8% निकालो, इंटू 12 करो, 7440. अरे बराबर, चलिए ठीक है. बोनस 4% ऑफ सैलरी एंड डीए. अब सैलरी एंड डीए टोटल मैंने किया 93,000, इसका डायरेक्टली 4% निकाल लो. 93,000 का 4% 37, समझ में आ गया. फिर अदर अलावेंस 20% ऑफ सैलरीज एंड डीए, तो 93,000 का 20% ले लो, 18,000. और कुछ है क्या? नहीं. अदर अलावेंस दिया है ना. अदर अलावेंस 20% था, बोनस था 4%. बोनस कितना है भाई? इसका 4% निकालो, देखो इतना ही आता है क्या? तो अमाउंट फिर ऊपर नीचे किया यहां पे लगता है. प्रोविडेंट फंड बराबर है. प्रोविडेंट फंड कितना लिया तुमने? 8%. और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई का परसेंटेज दिया है क्या? देखो कुछ तो गड़बड़ है बेटा, इसमें दिया है ना. और बोनस कितना दिया है? बोनस 20%. अदर अलावेंस डायरेक्टली दिया है. हाँ तो इधर गड़बड़ देखो क्या है बेटा इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होएगा. ये 8% तुम्हारा पीएफ है. फिर उसके बाद ईएसआई जो इसके साथ में लिखा हुआ है ना, इसका है 4%. आप देखो 4% ये अमाउंट रहेगा. 93,000 का 4% ये अमाउंट रहेगा. बोनस जो है वो तुम्हारा है 20%. ये है बोनस 20%, क्वेश्चन में दिया है. अदर अलावेंस डायरेक्टली अमाउंट दिया है 27,250. 250 क्या 500? ये डायरेक्टली अमाउंट दिया है क्वेश्चन में. देख लो आपके पास क्वेश्चन है. तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. यहाँ पे 8% है प्रोविडेंट फंड का, 4% है ईएसआई का, बोनस है 20%. क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, समझाइए. अब जो पॉइंट देने जा रहा हूं वो ध्यान दो. अ वर्क ऑफ 2,400 per annum, out of which 400 hours are non-productive but treated as normal idle. टोटल 2,400 आवर्स काम हो रहा है, जिसमें से 400 आवर्स कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आइडल पड़ा है. तो आप जब कैलकुलेशन लोगे तो कितने आवर्स के लिए लोगे? बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव है. हमने टोटल लिया इसका, इन सब का टोटल ले लेंगे 1,50,010. रेट पर आवर निकालना है तो 1,50,010 डिवाइड बाय 75.0. सम समझा? पक्का? लास्ट सम लेता हूं, खत्म करता हूं. जीत, an employee of company gets the following involvements and the benefit. Basic salary 35,000 per month, 4,20,000. Dearness allowance 100% of basic, मतलब 4,20,000. Employee contribution 10% of basic 42,000. 4% इसका आ जाएगा 16,800. बोनस 15% इसी का आ जाएगा, मतलब 4,20,000 का ही कैलकुलेट कर रहा हूं, 63,000. अदर अलावेंस 42,500. टोटल ले लिया 10 लाख. A work of 300 hours per annum, of which 600 hours are normal idle time. मतलब 2,400, यहाँ पे 2,400. इतना खत्म, जैसा वो था वैसे ही था. बट इसके अंदर एडिशन क्या हुआ है जरा ध्यान देना. यहां तक तो खत्म हो गया सम, जो वो क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन वही था. जीत वर्क 30 effective hours on job B, where the cost of direct material is ₹50,000. Overheads are 60% of combination of material and labor. The sale value of job is quoted to earn a profit 25% on cost.
you are required to find out effective hours of Mr. Jit, expected sales value of job B. मैंने अभी जीत का ना रेट पर यूनिट निकाला, पर आर निकाला, बराबर है। कॉस्ट शीट याद है, कॉस्ट शीट, डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट। मुझे इधर मटेरियल का कॉस्ट दिया है, मटेरियल कितना दिया है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। इसने इस जॉब पे कितने आवर्स काम किया है और पर आवर उसको कितना मिल रहा है, तो इसका लेबर कितना हो जाएगा 418.5 इंटू 30। लेबर कोई ओवरहेड दिया है क्या, नहीं। ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर ओवरहेड्स के बारे में बोला है आर 60% कंबाइन ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल लेबर के अंदर प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट, 60%। कितना आ रहा है 37, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट। याद आया, इसके अंदर मैं ऐड करता हूं प्रॉफिट, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। याद आया, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेल्स कितना, और मुझे 100% वैल्यू मालूम है 100,086, 100% है तो 25% कितना। याद आया, करो कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 25,022। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेल्स, और क्वेश्चन में सेल्स पूछा है और ये किसका है, जॉब बी का ही कैलकुलेशन किया मैंने। समझा। इसके अलावा और कुछ तुम्हारा लेबर कॉस्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग वाइंड अप किया, इसके बाद हम ओवरहेड चालू करेंगे, ठीक है क्या। यस, आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।